बहुत बहुत सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच। आप रील्स को वीडियो को वॉच करते हो, आप आगे से आगे फॉरवर्ड करते हो, शेयर करते हो, आप कमेंट्स देते हो। जो भी स्टूडेंट या कोई भी दोस्त मित्र हम मुझे मैसेज करता है तो मैसेज करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि मैं उसको रिप्लाई करूं। रिप्लाई के लिए मुझे सर्च करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। बहुत ही तरह की डिफरेंट क्वेरीज होती है, सो उसको आंसर करने के लिए रीड आउट करना पड़ता है, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सी हमारे पास वेबसाइट बनी हुई है, उन पर पड़ी हुई है। बहुत सारे एजेंट पंजाब में और इंडिया में भरे पड़े हुए हैं जो जो इस चीज़ के लिए चार्ज करते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल एक पैसा भी फजूल खर्च करो जो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े। क्योंकि जब हमने जर्मनी आना था या किसी भी स्टूडेंट ने आना होता है तो बहुत सारे दिमाग में अपने क्वेरीज होती है कि मुझे जाकर ये होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किसी एजेंट ने फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिया, या जो मेरी फीस भरी है वो करेक्ट भरी है या नहीं भरी। सो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको ए टू जेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने लगे हो तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। नहीं देखना चाहते तो बीच में स्टॉप कर दो, क्योंकि इंफॉर्मेशन आदि जो है, हाफ नॉलेज इज लाइक अ पॉइजन। सो एक पॉइजन की तरह काम करती है हाफ नॉलेज। सो इसलिए आपको जो इंफॉर्मेशन है पूरी देखनी है। पूरी देखने के बाद आपने अपना रिजल्ट रखना है कि मुझे एजेंट की हेल्प चाहिए या मुझे खुद अप्लाई करूंगा, और कितने पैसे मेरे सेव हो सकते हैं। आप 1,50,000, 1,50,000, 2 लाख एजेंट चार्ज करते हैं आपको स्टूडेंट वीज़ा दिलवाने के लिए। सो आप वो पैसे अपने बचा सकते हो इस वीडियो की हेल्प से। तो मैं आपको सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट भी बताने वाला हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो आपको मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो हिंदी में वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि वीडियो पूरे इंडिया में जानी चाहिए, जो जितने भी स्टूडेंट आने वाले हैं सबके लिए हेल्प हो सके। और कहीं किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, कोई भी स्टूडेंट अगर जर्मनी आना चाहता है या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहता है, सो हम आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो तो हम आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा के देंगे। इतने ज़्यादा पैसे आपको देने की एजेंट को कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लेस कॉस्ट होती है हर प्रोसेस की, अगर आप उसको लीगली वे में फॉलो करो, अगर आप थोड़ी अपनी ओर से ट्राई करो। सो वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक बहुत ही मेन जो दिक्कत आती है वो है वीज़ा अपॉइंटमेंट। मैं पहले ही इस वीडियो के लिए मैंने जब सोचा था तो मैं सोचा था कि वीज़ा अपॉइंटमेंट का टॉपिक लास्ट में रखूँगा, क्योंकि वो जो एक पॉइंट आता है वो लास्ट में आता है। लेकिन मैं ये इसको पॉइंट को ऊपर लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको फर्स्ट अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना जर्मनी का, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूरी चाहिए। वीज़ा अपॉइंटमेंट जो बैचलर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, मास्टर के लिए फिर भी थोड़ी आसान हो जाती है, बैचलर के लिए जो वीज़ा अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम लोगों को जब वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले आप लोगों को IELTS चाहिए। अगर आप IELTS नहीं दे सकते तो आप जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट देंगे। IELTS एक आइल्स सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश लर्निंग सब्जेक्ट होता है, सबको मालूम है। उसमें आपको बैंड स्कोर 6 ओवरऑल चाहिए, लेस देन 5 चाहिए। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको 6.5 लेस देन 6 बैंड चाहिए। अगर आप जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो आपको B1 B2 लेवल चाहिए, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहते हो। ये आपकी जो कंडीशंस रखी जाती है आपको जर्मनी वीज़ा दिलवाने के लिए शुरू में। आप ये पेपर क्लियर करते हैं और उसके बाद आप वीज़ा अपॉइंटमेंट उठा लीजिए।
वीज़ा अपॉइंटमेंट उठाने के लिए अगर कोई भी हेल्प चाहिए वो हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे रहा हूँ, हम फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए हम आप हम तक पहुँच सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे वीज़ा अपॉइंटमेंट को लेकर। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है वो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट उठानी है। सबसे पहले IELTS देना है, लैंग्वेज टेस्ट देना है, उसके बाद आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट उठानी है। अभी हम डॉक्यूमेंट सीरीज वाइज जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले आप लोगों ने अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो आप गूगल में जाकर जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट डाल सकते हो। चेकलिस्ट में सारे के सारे जो भी है डॉक्यूमेंट आप तक पहुंच जाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते अभी। सबसे पहले आपका जो है जी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और सेकंड थिंग आ जाती है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिस पे आपकी सारी डिटेल, आपके फैमिली की डिटेल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप कौन सी प्रीवियस स्टडी है, कितने मार्क्स से, कितने कौन से बोर्ड में किया, सारी की सारी डिटेल उस एप्लीकेशन फॉर्म में आती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड वन आ जाता है जी आपका डेक्लरेशन। आपने अपनी डेक्लरेशन लिखनी है कि जो जो भी डेक्लरेशन में होता है वो PDF फाइल आपको दिख रही होगी। जर्मन स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट में आप PDF फाइल देख सकते हैं। PDF फाइल अगर हेल्प चाहिए, PDF फाइल नहीं मिल रही तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा डेक्लरेशन के लिए। सेकंड द फोर्थ वन पॉइंट आ जाता है आपके लिए आपकी पासपोर्ट की कॉपी। A4 साइज की आपको पासपोर्ट साइज कॉपी देनी है। वो अपनी फाइल में लगवानी है। अब बहुत ही एक इधर से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला 2023 से जो डॉक्यूमेंट आ गया है, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट नहीं होता था। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लगाने का मेन मोटिव भी हम लोगों की गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं क्योंकि स्टडी में गैप बहुत ज़्यादा होता है। गैप ज़्यादा होने की वजह से वो जो डॉक्यूमेंट है फेक लगा देते हैं। तब बहुत सारे वीज़ा ग्रांट हुए थे, तभी इन लोगों को जैसे शक हुआ या कुछ भी आप प्रॉब्लम लगा लीजिए। तभी इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, वो है APS होता क्या है? APS एक ऐसा सेंटर है जिसको APS की फुल फॉर्म अगर बताऊं तो एक APS की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक एवेल्युएशन सेंटर। एवेल्युएशन सेंटर होता है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते हैं। वो वेरीफाइड होने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट को आपने फाइल में लगवाना है। APS की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप APS सेंटर में जाते हो, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो। जितने भी अभी स्टूडेंट आ रहे हैं वो सारे APS क्लियर करके ही आ रहे हैं। APS की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की पॉइंट की बात किए द नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो यूनिवर्सिटी का एक इनरोलमेंट लेटर चाहिए होगा, या इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, या एडमिशन लेटर चाहिए होगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको एक आपकी सीट बुक कर देंगे। वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेंगे। वो लेटर आपने अपनी फाइल में लगवाना है। और जो एडमिशन नोटिफिकेशन लेटर होता है और उसमें उन्होंने आपको सारी कंडीशनल देनी है। जो उसमें से लाइक सम लेटर्स होते हैं, अगर कंडीशनल लेटर आते हैं, सम इज अनकंडीशनल लेटर आते हैं। अनकंडीशनल लेटर में वो आपको कुछ नहीं देंगे। अगर कंडीशनल लेटर होगा तो कंडीशनल लेटर में वो आपको कंडीशंस देंगे कि ये आप कंडीशन फुलफिल कर लो और हमें दोबारा आप रीसबमिट करो और हम आपको अनकंडीशनल लेटर दे देंगे। कंडीशनल लेटर में वो कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं? वो एक सेमेस्टर की फ़ीस लगा सकते हैं कि आप एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करो, या फिर आप अपने लैंग्वेज टेस्ट जो दिया है इसका स्कोर कम है, हम यूनिवर्सिटी की ओर से हम आपका एक और टेस्ट लेना चाहते हैं, वो हो सकती है।
बहुत सारी कंडीशंस आपको पे लग सकती है। सो अनकंडीशनल लेटर लेने के लिए वो आपको कंडीशनल लेटर की जो कि जितनी भी वो प्रॉब्लम है वो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। सो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर दे रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर दे रही है। सो इसके रिगार्डिंग भी एक साइट होती है india.diplo.de। सो मैं आपको इस साइट का भी लिंक आपको दे दूंगा। इस साइट के ज़रिए आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक और वेबसाइट है मेरे पास, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के बाद। सो उस वीडियो के नीचे मैं आपको वो साइट का लिंक दे दूंगा। उसमें आपको जाना है, उसमें बहुत सारे वीज़ास है। सो आपने एक स्टूडेंट वीज़ा सेलेक्ट करना है, उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने ले लेनी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होते रहते हैं। तो आपने वो वेबसाइट पर देखना चालू रखना है, साथ साथ में आपने अपनी अपडेशन लेते जाना है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई कर दिया तो सबसे पहले मैंने आपको बताई है वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है। सो वीज़ा अपॉइंटमेंट के साथ साथ आपने सारे रूल रेगुलेशन एक बार रोज़ अपनी मेल चेक करनी है। जब आपने यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो जाना है तो आपने रोज़ अपनी मेल चेक करनी है कि यूनिवर्सिटी हमें क्या अपडेट दे रही है, या कि कोई रूल चेंज हुआ है, वो क्या रूल चेंज हुआ है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको अपडेट होते रहेंगे। मैं वो साइट आपको देने वाला हूँ। सो नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे कि आपको सर्टिफिकेट के बाद जो फाइल में एक और डॉक्यूमेंट लगाना है वो है जी ब्लॉक अकाउंट। जो ब्लॉक अकाउंट है वो भी अभी इंक्रीज हो गया है, पहले 10,000 था, अब 11,000 हो गया है। सो 11,000 का जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में डालना है, 11,208 यूरो। सो वो कोटक महिंद्रा बैंक में डालना है आपको। अगर वो उसमें आप नहीं डालना चाहते हो, आप एक फेंटिवा बैंक होती है लुधियाना में, पंजाब में उसकी ब्रांच है। सो आप वहाँ पे जा सकते हो। सो बाद में जो ब्लॉक अकाउंट है इधर आके अनब्लॉक करवा सकते हो। वो आपको पर मंथ 934 यूरो आपको मिलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि इस सेम लाइक है GIC इन कैनेडा ना। सो पहले जो ब्लॉक अकाउंट होता था वो उसका प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट था। अगर ब्लॉक अकाउंट आप इंडिया से करवाते हैं तो जब इधर आके अनब्लॉक करवाते हैं आप अमाउंट, तो आप 4 से 5,000 यूरो निकलवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते थे जिनको इधर आके जॉब मिल जाती थी, या कोई अच्छा काम मिल गया, या वो अपनी स्टडी को लाइक मतलब कि मैनेज कर सकते थे, फीस पे कर सकते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने पैसे जो है वापस भेजे हुए हैं, 5,000 यूरो 4,000 यूरो भेजा हुआ। लेकिन अभी इन्होंने बहुत सारी जो है जर्मन गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट हुई पड़ी है, तो उन्होंने वो अनब्लॉक अकाउंट को सिर्फ से एक अनब्लॉक तो कर दिया, लेकिन उसकी एक लिमिट लगा दी है। 934 यूरो पर मंथ आप निकलवा सकते हो, इससे ज़्यादा आप जो है पैसे नहीं निकलवा सकते। सो उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट करवाना है, तो आपकी जो फाइल है वो फाइल प्रॉपर रेडी हो चुकी है। वो फाइल में आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन लगेगी। अगर आप बैचलर कर रहे हो, सो बैचलर के लिए जर्मनी का जो रूल है आपको 13 ईयर की स्टडी चाहिए। अगर आपने +2 की है, +2 के बाद आपको एक कोर्स में बैचलर डिग्री में एडमिशन लेनी पड़ेगी। उसका 1 साल इधर उधर इंडिया में ख़राब करना पड़ेगा, और ख़राब करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये इनका रूल शुरू से ही है, 13 ईयर की स्टडी मानते हैं, क्योंकि इधर क्लासेस नहीं, इधर ग्रेड्स होते हैं, लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइक ऐसे ग्रेड्स होते हैं। वो ग्रेड पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इधर स्टूडेंट जब अब चाइल्डहुड में हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे 10th ग्रेड तक पहुंचते हैं, कैसे एक आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर पहुंचते हैं। सो ऑस बिल्डिंग कोर्स होता है, सो ऑस बिल्डिंग इधर कौन कौन सी होती है, वो सारा कुछ हम एक नई वीडियो में बनाएंगे। जो अगर इस वीडियो में बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, जो अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचते नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जो डांस करते हुए कोई मतलब कि कुछ
और कुछ दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है, कोई कुछ और दिखा रहा है, कुछ खाना खा रहा है, एक बंदा 60 रोटी खा रहा है। तो ऐसी वीडियो लोग बहुत ही ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यू आ रहे हैं उस पर। आई डोंट नो कि लोग क्या सोचते हैं, क्या लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अच्छी वीडियो को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो इसलिए मैं जितना भी हो सकूं तो थोड़ा एक्सप्लेन आउट तो सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। वीडियो लंबी होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। सो टाइम मेरे लिए नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो लंबी कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर वीडियो देख ही ना पाओ तो वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव होता है वो पूरा नहीं होगा, है ना। सो हम आप फिर से हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो हम थे ब्लॉक अकाउंट पे। सो ब्लॉक अकाउंट हो गया, हमारी एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर लगी है। आप लोगों ने फिर 3 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो लेनी है वो आप वहाँ BFS में जाकर भी करवा सकते हो, क्योंकि वो पूरे फेस की होती है। अगर हम जैसे हम नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो करवाते हैं वो हम इधर तक करवा लेते हैं, लेकिन जर्मनी वीज़ा में ऐसा नहीं होता। आपको जो अपॉइंटमेंट है, जो आपको वीज़ा फाइल है उसमें जो आपने फ़ोटो लगानी होती है, जो फ़ोटो लगानी होती है वो प्रॉपर एक फेस की आती है। सो वो 3 पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लगेगी, और उसके बाद आप लोगों ने वो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाल लेकर आपने अपनी एम्बेसी अपॉइंटमेंट, आपने VFS अपॉइंटमेंट जो आपने पहले बुक की हुई है वो आपने डेट देखनी है, तो आपने VFS चले जाना है। तो VFS जाने के बाद आप लोगों ने फ़ीस पे करनी है, वीज़ा फ़ीस पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट पहले सबमिट होंगे, फिर बायोमेट्रिक होगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे बहुत सारे केस पहले ऐसे थे कोरोना की वजह से कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। सो वो आपको बोलते थे कि अगर हमारे साथ भी ये चीज़ हुई थी, वो बोलते थे आपकी मतलब कि कोर्स एक्सटेंशन का सर्टिफिकेट दो। सो वो चीज़ आपने पहले अपने प्रॉपर में अरेंज करके जानी है। यूनिवर्सिटी को मेल करो अगर आपका कोर्स थोड़ा लेट है, आपका वीज़ा लेट आ रहा है या आपकी अपॉइंटमेंट लेट है। सो यूनिवर्सिटी को मेल करो और उसको बोलो कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मुझे वो जॉब स्टडी एक्सटेंशन लेटर दो कि मैं इस सेमेस्टर में अपनी स्टडी कंटिन्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले सेमेस्टर में कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सटेंशन है। सो जो यूनिवर्सिटी मुझे ये परमिशन दे रही है। जो मैं यूनिवर्सिटी का वो जो है एक ऑफिशियली लेटर होता है, वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेगी, वो लेकर जाना है, ज़रूर भूलना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आपकी फ्राइडे दोपहर की या लगा लो या फ्राइडे की अपॉइंटमेंट हो, तो इधर तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है। सो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपके जब आपकी ये डेट नज़दीक आ रही है तो आपने वो सर्च करना है, मेल करनी है यूनिवर्सिटी को अगर आपके साथ ये सीन हो रहा है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, वरना यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। सो आपको बाद में बायोमेट्रिक होंगे, डॉक्यूमेंट लेकर वो बायोमेट्रिक लेंगे। बायोमेट्रिक लेते लेते वो आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो। सो एक नॉर्मल लाइक इंटरव्यू हो सकती है। सो 5 क्वेश्चन वो आपको एक पेपर देते हैं और पेपर के ऊपर लिख कर आपने उसका आंसर करना होता है। वो सब कुछ सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन क्या होते हैं, वाई यू चूज स्टडी इन जर्मनी, why you don't choose another country, why you choose this course, why you don't choose another course, why you choose Germany, so why you don't choose India। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको आंसर करने होते हैं लिखकर। उसमें जो है आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो एक आराम से, आप कोई आपको देखता नहीं है। सो उसके आप आंसर कर सकते हैं। सो अगर उसके बाद हमने वो सबमिट करवा देना होता है। सबमिट करवाने के बाद फिर आपको वो बोलेंगे आप फ़ीस पे कर दो। सो जो वीज़ा फ़ीस होती है वो 75 यूरो फ़ीस होती है। सो 75 यूरो आपने फ़ीस पे करनी है। उस फीस पे करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। तो स्लिप मिलते ही VFS में सिम कार्ड भी मिलते हैं, वो ले लेना, उसमें बहुत सारा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लिबारा और समथिंग एल्स कंपनीज़ के होते हैं। सो आप घर आ जाओ। घर आते फिर आपको
वो भी 4 वीक का वो होता है, टाइम होता है, नॉट 4 वीक, मे बी 8 वीक, 8 वीक का वो आपका टाइम होता है। तो 8 वीक के बाद आप लोगों ने उनकी मेल आती है आप लोगों को। अगर आपने अपनी मेल दी होगी या आप लोगों ने एजेंट की किसी की हेल्प ली होगी तो उनको मेल आएगी कि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। सो फिर आपने पासपोर्ट सबमिट करवाना है। सो पासपोर्ट सबमिट करवाने की भी आपको अपॉइंटमेंट उठानी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर अपॉइंटमेंट उठाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी को कुछ पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे पे बिना वजह से पैसे मत पे की करो। 50,000 60,000 ऐसे पे मत करो। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। आपको अगर अपॉइंटमेंट उठाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट उठानी है। उठाकर आपने पासपोर्ट सबमिट करवा देना है। 7 से 8 दिन में आपका जो पासपोर्ट है वो विद स्टैम्प्ड वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद आपने ट्रैवल कर लेना है। सो जब आप जर्मनी आ जाओगे तो उसके बाद पॉइंट आते हैं आपने क्या करना। सो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम जर्मनी पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करें, मुझे काम मिल जाए वो करें। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी करो। सो एक और यहाँ से पॉइंट है, सो इंश्योरेंस। बहुत सारे एजेंट और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि हम आप इंश्योरेंस वो इंडिया से बुक कर लेते हैं। सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बुक करने की कोई फ़ीस नहीं होती। बट अगर आप इंडिया से बुक कर लोगे तो जब आप इधर आओगे, आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाओगे तो आपका जो अनब्लॉक अकाउंट होने के बाद जो वो इंश्योरेंस की फ़ीस है वो तब से कटनी शुरू हो जाएगी जब आपने बुक की थी। सो वहाँ से बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आओ, जहाँ आपकी टर्मीन उठाओ, अपॉइंटमेंट को टर्मीन बोलते हैं डच में। सो थोड़ी अभी जर्मन में आ गए हो, जर्मनी में आ गए तो थोड़ा जर्मनी के जो आपको वर्ड्स है वो पिक करने हैं। सो टर्मीन बोलते हैं। सो आप इंश्योरेंस की आप टर्मीन उठा लो। सो सबसे पहले आपको आपने अनमेल्डिंग करवानी है। अनमेल्डिंग करवाने के लिए आपको टर्मीन उठानी है, अपॉइंटमेंट उठानी है। सो आप किसी घर में रह रहे हो, उस ऑनर से एक पेपर मिलता है, वो पेपर लेकर आप अनमेल्डिंग करवाने जाओ। अनमेल्डिंग के बाद आपको टीके की या किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस लेनी है। उस इंश्योरेंस को लेकर आओ। वो आप अनमेल्डिंग के ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट आते रहेंगे। सो उसके बाद आपको जो जहाँ अनमेल्डिंग होगी वहीं आपको वो टैक्स आईडी क्रिएट होगी। वो टैक्स आईडी और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और अनमेल्डिंग पेपर, वो 3 डॉक्यूमेंट प्रॉपर पूरे होने के बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट खुलवा कर आप लोगों ने जो अकाउंट इधर डॉइच बैंक में खुलवाया या आप स्पार्का से बैंक में खुलवाते हो या किसी भी बैंक में खुलवाते हो, फिर आपने वो ही डिटेल आपके इंडियन बैंक को या अपने पाकिस्तान बैंक को देनी है। जब बांग्लादेश जहाँ से भी आप आ रहे हो तो वो बैंक को देनी है। बैंक को डिटेल देने के बाद आप लोगों ने कि जे मेरी डिटेल है, जे मेरा बैंक अकाउंट है, आप मेरी जो अमाउंट है वो इस बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। तो आपको एक कॉल आएगी बाद में उनके सेंटर से। सो उस कॉल में आपको थोड़े क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी स्टडी है, क्योंकि उन्होंने पैसे भेजने होते हैं। सो विद इन 4 to 5 डेज़ आपकी जो मनी है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आपके जो 934 यूरो आप पर मंथ निकलवा सकते हैं। उससे आप अपना हाउस का, आप ओनर का, आप अपना रेंट पे कर सकते हो। सो उसके बाद जी आ जाता है हमने स्टडी। सो स्टडी जाते ही आपने इनरोलमेंट लेटर लेना होता है। जाकर इनरोल्ड हो जाइए आप यूनिवर्सिटी में, फिर अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। स्टडी शुरू करने के बाद आप साथ साथ में अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी शुरू करो। सो पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी शुरू करने से आपके लिए एक तो ये हेल्प हो जाएगी कि आप जो अपने खर्चे हैं वो खुद से मैनेज करने लगोगे, कि आपकी जो ब्लॉक अमाउंट आ रही है उससे आप फीस पे कर दोगे, या अगर आपके घर वालों को ज़रूरत है, आपने लोन लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आप पैसे भेज सकते हो, है ना। तो पार्ट टाइम जॉब करते करते आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। स्टडी कंटिन्यू करते करते अगर स्टडी फिनिश हो जाती है उसके बाद हाफ ईयर का आपको 1 ईयर लाइक 18 मंथ का एक जॉब सीकर वीज़ा मिलता है।
जिस वीज़ा के अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी जॉब फाइंड आउट करनी होती है। जॉब फाइंड आउट करने के लिए आप जॉब सीकर वीज़ा में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। फुल टाइम जॉब किसी भी फील्ड में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक वो वीज़ा एक्सपायर होना है, उस एक्सपायर होने के पहले आप लोगों को ऑसलैंड ब्यूरो की जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट उठानी है, उसके बाद आपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाना है। तो आप जो जॉब कर रहे हो वो जो आपका स्टडी है, स्टडी से आपका डेजिग्नेशन मिलना चाहिए। सो डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर 20 यूरो पर आवर ले रहे हो या 17 यूरो पर आवर ले रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी फील्ड में फील्ड में ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप फील्ड में जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको एक ऑफिशियली जॉब चाहिए जो कि आपके स्टडी से थोड़ी सी रिलेट करती हो। कि अगर आपने एमबीए किया तो आप एक मैनेजर के रूप में काम कर रहे हो कहीं कंपनी में, या असिस्टेंट मैनेजर आप लगे हो। सो ये होता है। अगर आप एमबीए करके और आप किसी रेस्टोरेंट पे लगे हो काम करने, या किसी बर्गर शॉप पे बर्गर बना रहे हो, या किसी कार कंपनी में आप एसोसिएशन का काम कर रहे हो, सॉर्टिंग का काम कर रहे हो वेयर हाउस में, सो उसके रिगार्डिंग आपका वीज़ा वो नहीं देंगे। उसके बाद आपको शायद डेपोटेशन लेटर भी आ जाए कि आप अब इस कंट्री को छोड़ दो, क्योंकि आप जो मेन मोटिव आपका था स्टडी करने आए थे, स्टडी करने के बाद आपको अगर अच्छी जॉब ही नहीं मिली तो आपको स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जा सकते हैं। सो आपके बहुत सारे पैसे खराब हो, इसलिए जॉब सीकर वीज़ा पे ज़्यादा यूरो कमाने की वजह से ये सोचना ज़्यादा बेटर है कि हमें कौन सी जॉब वीज़ा दिलवा सकती है। सो वीज़ा दिलवाने के लिए अगर आपके पास जॉब आ जाती है तो जॉब की जो सैलरी है वो वन ईयर में 30,500 यूरोस होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको जो वीज़ा मिल जाता है तो 4 ईयर का वीज़ा देते हैं। 4 ईयर का वीज़ा देने के बाद आप एक आसानी से B1 कोर्स कर सकते हैं। B1 कोर्स करने के बाद एक आसानी से 5 साल पूरे होने के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई करना चाह सकते हैं। सो अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 साल आपको स्पेंड करने पड़ेंगे जर्मनी में। जर्मनी में पेंशन स्कीम पर लाइक टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब में आपको जो टैक्स है वो मे बी 50 यूरो, समटाइम 80 यूरो, समटाइम 25 यूरो ऐसा पे करना पड़ता है। जब आप फुल टाइम में आ जाते हो तो 600 से 700 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सो आप 5 साल लगातार टैक्स पे करो, उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, आप एक रेड पासपोर्ट होल्डर बन जाओगे। सो कंग्रेचुलेशन, आपने वीडियो पूरी देखी है। पूरी वीडियो में आपको कोई ना कोई अगर पॉइंट मैंने मिस किया होगा तो आप कमेंट में मेरे से या मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वीडियो बहुत ही लंबी हुई है, सो वीडियो लंबी करने के लिए, लेकिन वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा वो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।